नमस्कार, मैं दीपक शर्मा बालकृष्ण एजुकेशनल एकेडमी से। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें अयोगवाह की। जो वर्ण न स्वर होते हैं और न व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं: अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। आइए आगे बात करते हैं अनुनासिक पे। तो जब अनुनासिक के शाब्दिक अर्थ पे चलें तो अनुनासिक शब्द की रचना 2 शब्दों से मिलकर हुई है, अनु तथा नासिक। अनु का अर्थ है अनुगमन करना या पीछे पीछे चलना, तथा नासिक शब्द का अर्थ है नासिका या नाक। इस तरह स्वरों का उच्चारण करते समय जब हवा मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से होकर बाहर निकलती है तो वह स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। चूंकि अनुनासिकों का विकास हिंदी में हुआ था, इसलिए इनको लिखकर व्यक्त करने के लिए 2 चिन्ह बनाए गए, चंद्रबिंदु तथा बिंदु। अनुस्वार की जब हम बात करते हैं तो अनुस्वार के लिए बिंदु चिन्ह लगाया जाता है। वर्णमाला में इसे अ स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर अंग के रूप में दिखाया जाता है। इसका उच्चारण इस बात पर निर्भर करता है कि शब्दों में यह कहाँ आ रहा है। यह शब्द में 2 स्थानों पर आ सकता है, शब्द के अंत में और शब्द के बीच में। तो आइए जानते हैं शब्द के अंत में ये किस प्रकार से आ सकता है। जब भी अनुस्वार शब्द के अंत में आता है, हमेशा म के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे पुस्तक, पुस्तक क के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बिंदी लगी हुई है, तो उसका उच्चारण अनुस्वार शब्द का जो उच्चारण है वो म के रूप में होगा, क्योंकि ये शब्द के अंत में आ रहा है, तो इसलिए इसका उच्चारण होगा पुस्तकम। इसी तरीके से अहम, और आगे जब हम बढ़ें तो स्वयं। इसी तरीके से शब्द के बीच में जब हम बात करें तो शब्द के बीच में अनुस्वार जिस व्यंजन से पहले आता है, उसी व्यंजन के वर्ग के नासिक के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें कि क वर्ग के समस्त व्यंजनों से पहले इसका उच्चारण अंग के रूप में होता है। जैसे रंग, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो बिंदु है आपके पास में वो ग से पहले आया हुआ है, र के ऊपर लगा है और ग से पहले आया है। ग क वर्ग के अंतर्गत आता है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, तो हर वर्ग का पंचम अक्षर जो है नासिक के होगा। उसका प्रयोग मुख और नाक दोनों से होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका उच्चारण होगा रंग। इसी तरीके से पंकज, क से पहले अनुस्वार आया हुआ है, तो इसलिए क वर्ग का पंचम अक्षर अंग, तो पंकज यहाँ पे आया। इसी तरीके से जब हम च वर्ग के समस्त व्यंजनों में चलते हैं तो उसका उच्चारण यों के रूप में होता है। तो आइए देखते हैं क्या है। चंचल, चंचल, च से पहले आपके पास में अनुस्वार आया है, तो इसलिए च का जो पंचम अक्षर है उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा चंचल। आगे देखें पंजाब, जो च वर्ग के अंतर्गत ही आता है, च, छ, ज, झ, य, तो पंचम अक्षर यों का यहाँ पर प्रयोग किया है, तो पंजाब। आगे हम चलते हैं इसमें ट वर्ग पे। तो ट वर्ग के अंतर्गत समस्त व्यंजनों के पहले इसका उच्चारण ण के रूप में होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें, कंठी, ठ से पहले अनुस्वार आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ण के रूप में इसका प्रयोग होगा कंठी। और भिंडी, तो यहाँ पे नौ नहीं आएगा, आधा अण, यानी ण के रूप में इसका उच्चारण हुआ, तो भिंडी। ट वर्ग के अंतर्गत ये आया, तो पंचम अक्षर हर वर्ग का यहाँ पे लिया जाएगा। इसी तरीके से शब्द के बीच में अन्य शब्दों पे चलें तो त वर्ग के अंतर्गत समस्त व्यंजनों से पहले इसका उच्चारण न के रूप में होगा। जैसे चंदा, द है तो त, थ, द, ध, न,
तो द जो है त वर्ग के अंतर्गत आता है, तो त वर्ग का पंचम अक्षर न है, तो इसलिए द से पहले अनुस्वार लगा है तो इसका उच्चारण होगा चंदा। इसी तरीके से संतरा, त से पहले अनुस्वार आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे प्रयोग होगा इसका न के रूप में, तो आधा न यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा संतरा। इसी तरीके से प वर्ग के अंतर्गत जब हम आते हैं तो समस्त व्यंजनों का जो उच्चारण यहाँ पे होगा वो म के रूप में होगा। तो जैसे लंबाई, ब से पहले अनुस्वार का प्रयोग किया गया है तो इसलिए यहाँ पे इसका उच्चारण म के रूप में होगा। प का पंचम अक्षर म है। आगे इसी में देखें चंपक, तो प से पहले म अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो आगे बिंदु तथा चंद्र बिंदु लगाने के भी कुछ नियम हैं, तो इनको हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास में है। जिन स्वर वर्णों की सिरोरेखा के ऊपर मात्रा का कोई अंश है तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यहाँ पे हमारे पास में है गोंद, तो सिरोरेखा उसने ये कहा, जैसे हमारे पास में गौ है तो गौ पे मात्रा लगी आ की, तो ये तो सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है। अब हमने एक मात्रा लगा दी गो, अब हमने गोंद लिखना है तो यहाँ पे एक बिंदु लगा के द, गोंद। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं कैंचुली, तो क के ऊपर आपके पास जो सिरोरेखा है, सिरोरेखा के ऊपर हमारे पास में एक मात्रा है और उस मात्रा के ऊपर के साथ में हम बिंदु का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से 34 और अगला हम जब बात करते हैं तो हमारे पास में आता है वर्ण मैं, जो स्वयं के लिए हम प्रयोग करते हैं मैं, तो वहाँ पे बिंदु का प्रयोग हम करेंगे। अगला हम जब जानते हैं जिन स्वर वर्णों की सिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली है अर्थात मात्रा चिन्ह का कोई अंश नहीं है तो उनके ऊपर अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें गांव, तो गांव देख रहे हैं तो हमारे पास में गा है, तो गा के पे ये जो सिरोरेखा है इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे गांव। इसी तरीके से अगला हमारे पास में वर्ड है आँख, तो आ में सिरोरेखा के ऊपर का स्थान खाली है तो खाली होने के कारण हम जब इसका प्रयोग करना है तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे चंद्र बिंदु लगाकर आँख। इसी तरीके से चाँद और अन्य शब्द हमारे पास में हो गया पूंछ आदि। तो इस तरीके से बिंदु और चंद्र बिंदु लगाने के ये कुछ नियम हैं। आगे हम बात करते हैं विसर्ग पे। तो हिंदी की वर्णमाला में विसर्ग को भी अ स्वर के साथ अह के रूप में दिखाया जाता है। संस्कृत में ह का उच्चारण दो तरह से होता था। एक तरह के उच्चारण के लिए ह चिन्ह बनाया गया और दूसरे के लिए विसर्ग, जैसे प्रायः, प्रातः, अंतः, अतः, स्वतः इत्यादि। तो इस तरीके से हमारे पास में ये क्वेश्चन थे। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आगे इसी तरीके की जानकारियों के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।